इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी किताब लिखी गई है जो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा। इन सारी चीज़ों में ना एक नाम हम बार बार ले भी रहे थे और उस नाम के बारे में लोगों को बहुत कुछ ज़्यादा पता नहीं है, मनु भाई के बारे में उनके बारे में थोड़ा बताइए। तो मनु भाई उस समय के सबसे बड़े ऑपरेटर कम फाइनेंसर थे, तो उनके थ्रू काफ़ी सारे ट्रेडर्स पैसे लेते थे, इसलिए उनका बोलबाला चलता था। ओके। और मज़ेदार चीज़ है वो जिनको पैसा देते थे उन्हीं के शेयर्स तोड़ देते थे। आपको जान के हैरानी होगी कि उस समय पे पीएसयू कंपनीज के जो मालिक सीईओज रिक्रूट होते थे वो भी किधर से पत्र आया है, इनको नहीं बनाना उनको बनाना है। गवर्नर का भी कुछ वैसा ही था आरबीआई। ये जिनको लिखते थे वो बनते थे, इतना पावर रहता था इन पे। तो दैट वाज द पावर ऑफ मनु मानिक, मनु भाई, मनु मुंद्रा, इनका ये पावर था। और इनके साथ इन्होंने पहले पंगा लिया था धीरू भाई अंबानी जी के साथ। अकेले बंदे हैं जिन्होंने प्रॉपर बीट किया इनको, जो एक टिपिकल कहानी थी जहाँ पर कि इन्होंने धीरू भाई अंबानी के शेयर्स बेचना शुरू किए कोलकाता गैंग के साथ। वो पूरे नीचे जा रहे थे पर धीरू भाई अंबानी ने पहली बार इंटरनेशनल पैसा घुमाया, यहाँ से ऊपर उठाया और इनके शॉर्ट स्क्वीज जो बोलते हैं आज, शॉर्ट्स को ट्रबल हो गया, वो हो गया। तो मनु मुंद्रा ने उधर किया था। लेकिन मनु मुंद्रा जो हम कह रहे हैं, मनु मानिक, इन्होंने बहुत सारी कंपनीज ख़त्म कर दी, पता भी नहीं चला लोगों को, अच्छी अच्छी कंपनीज ख़त्म कर दी। इसलिए अगर वो किसी के पीछे पड़ जाते थे लोग टच करने से भी डरते थे उन कंपनीज को, क्योंकि उनको पता है ये बेचते जाएंगे बेचते जाएंगे बेचते जाएंगे, पैसे की कमी नहीं है। उनके पास हर जगह से फंड्स था, खुद फाइनेंसर थे ना, वो अकेले चलते फिरते बैंक थे, ऐसा समझ जाओ। जो दूसरों को लोन पे भी देते थे उन्हीं की कंपनी फिर बेचते थे, तो लोन का इंटरेस्ट भी खाएंगे, पैसा भी ले जाएंगे, शॉर्ट का पैसा भी ले जाएंगे। तो मनु भाई का वो एक इमेज था, जो कोबरा था, ब्लैक कोबरा इसलिए कहते थे कि उनका कलर कॉम्प्लेक्शन ब्लैक था, डार्क था, और वो हरकतें कोबरे वाली, हाँ हरकतें थोड़ी वो थी। बट ही वॉज ऑल्सो रिस्पेक्टेड बाय द ब्रोकर्स। जो वो एक सीन स्कैम 92 में दिखाया ना, जिसमें वो ऐसा पैसा दिखाते हैं, वो जब एंटर करते हैं स्टार्टिंग में, वो रियल में ऐसी चीज होती थी, रिस्पेक्ट इतनी रहती थी, क्योंकि मनु भाई ने बोला है, मनु भाई ने बोला है, मनु भाई है, लेकिन वो पूरे तरीके से बेयर थे। इसलिए जो उनके तीनों शिष्य दिखाए गए, उन्होंने मेन पैसा सब बेयरिश होके ही बनाया, बनाया, उसको इन्वेस्ट बनाया और पीआर इमेज के लिए बता दिया कि हम वैल्यू इन्वेस्टर हैं। आप उनकी डीप बेस कैपिटल उनका ट्रेडिंग से बना। तो पॉइंट ये है कि मनु मुंद्रा फियर्स थे, पैसा बहुत, ऑपरेट कई सारे स्टॉक्स, काफ़ी चीज़ें अपने बलबूते पे, सीईओ, गवर्नर, ये सारे रिक्रूटमेंट चल रहे। गवर्नर चलिए हो सकता ना भी हो, लेकिन काफ़ी सारी कंपनीज की, ये तो हमको पता भी है, ये सारी चीज़ें करते थे। और आप ये सोचो कि उस समय पे तो क्या रहता था कि जैसे आज के समय पे कोई लिस्टेड कंपनी होती है तो उसके अगर क्वार्टर रिजल्ट निकालने, तो वो फिक्स रहता है कि रेगुलेटर ने बोला है कि इस क्वार्टर का इस टाइम पे निकालना है, आप डेट बता दो, वो वेबसाइट पे आ जाता है। उस समय पे तो काफ़ी अनस्ट्रक्चर्ड रहता था। इन्होंने बोला कि अगर निकालना है इस क्वार्टर में रिजल्ट ही आप मत निकालो, ना निकालो, 3-3, 4-4 क्वार्टर तक रिजल्ट बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि इनके शॉर्ट्स बहुत सारे फंस गए थे हर्षद मेहता के फाइनल। एक्चुअली क्या हो गया था, जस्ट इसी को थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। इस समय पे जो हर्षद मेहता का स्टोरी बताया ना, उस समय पे 2 पार्टी होती थी, एक मारवाड़ी पार्टी, एक गुजराती पार्टी जी, पूरे रिंग में पार्टी होती थी, और इनके बीच में हमेशा बैटल चलता रहता था। मारवाड़ीज, गुजरातीज, अपना गैंग वॉर होता था, लिटरल गैंग वॉर होता था। तो इनके बीच में ना स्कोरिंग चलती रहती थी। तो मारवाड़ी गैंग के बैटिंग कर रहे थे डीमार्ट के मालिक, और इधर से बैटिंग कर रहे थे हमारे हर्षद मेहता भाई साहब। तो प्लस माइनस हर्षद मेहता को एज मिल रहा था यहाँ पे। तो फिर फाइनली सबने मिलके कुछ तो करना पड़ेगा, तो बहुत गड़बड़ हो रही है। फिर पूरी प्लानिंग, प्लॉटिंग, सारी चीज़ें हुई और हर्षद मेहता को पता भी नहीं चला। हर्षद मेहता एक फाइनल ऑफर आया था आधे में प्राइस में खरीदने, वो आपको अगर याद होगा टीएगो, वो सही में हुआ था। थोड़ा सा फैसिनेट करके उसको दिखाया गया, लेकिन बहुत ज़्यादा उन्होंने दिखा, हेयर कट ज़्यादा दिखा दिया। इतना हेयर कट नहीं था, वो होना था, ईगो को ट्रिगर करवाया था, ताकि किसी कारण से आप लोग किसी तरह से ये हर्षद मेहता ये गलती करे और सारी चीज़ें इसको फंसना पड़े। तो वो जानबूझ के, और हर्षद मेहता अगर निकल आता तो वो बहुत खतरनाक पोल खोल देता। इसलिए घुमा फिरा के उसको ये झूठा आश्वासन दिया गया, अभी तुम जेल में रहो, 2 हफ्ते में तो निकल जाओगे। वो 2 हफ्ता 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 5 साल हुआ। फिर हर्षद मेहता निकला, फिर उसने ऑपरेट किए, शेयर्स ऑपरेट किए थे बाय द वे। एक ही टीवी बहुत चलती थी जो आज बैंकरप्ट हो गई है, उसमें एक कोई बड़ी प्राइवेट बैंक की बेचारी सीईओ भी चले गई रिजाइन करना पड़ा उनके पति के कारण। तो उस कंपनी को भी उनने ऑपरेट करा, बहुत सारी चीज़ें करी हैं, तो वो सारी चीज़ें चली हैं। तो इन शॉर्ट अगर डिस्कशन के बेसिस पे, ऑपरेटर एक्टिविटी आज भी होती है, इनसाइडर एक्टिविटी आज भी होती है। ये सब डार्क ट्रूथ है जिससे आप लोग बच नहीं सकते, कोई बताएगा नहीं, कोई नहीं बताएगा। आज हमने जितनी चीज़ें बताई है,
आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगी ये सारी चीजें होती, कुछ को शायद अनबिलीवेबल भी लगे, पर वो नोटिस जब ऑब्जर्व करेंगे ना, जैसे हमने कुछ बातें करी पैटर्न, हाँ यार ये ऐसी कुछ चीजें तो हुई हैं, देखा है मैंने भी। आप खुद सोचो 2018 में एक खबर आती है, एक व्हाट्सएप मैसेज के चक्कर में एक एफएनओ को स्टॉक 72% इंट्राडे में गिर जाता है। एक व्हाट्सएप मैसेज से हो सकता है क्या? वो गेम कहाँ से चल रहा है हम लोग, तो जहाँ हम लोग सोच भी नहीं पाते ना, हम लोग स्क्रीनशॉट्स देख रहे हैं, हम लोग 1 लाख बनाए 1 करोड़ बनाए, हम तो इधर तक ही लोगों के दिमाग सीमित है, बाहर अलग गेम। मैंने वो शर्त वाला बताया ना, मर्सिडीज ऑडी चल रही है शर्त में कि मिड कैप कौन हिला रहा है, मिड कैप हिला रहे हैं यार लोग। आपके सोशल मीडिया के गेम के बाहर जो हो रहा है ना, वो आप सोशल मीडिया गेम पे ये लोग चल रहा है, और ये रियलिटी से कितना मामूली है। एग्जैक्टली बोले यार ये क्यों इतना उचक रहा है, 2 लाख रुपए बना के क्यों इतना उचक रहा है? क्योंकि 2 लाख रुपए तो मेरे चले जाए, मैं दिमाग भी ना लगाऊं। अरे वो देखते भी नहीं है उस चीज को, वहाँ 200 500 1000 करोड़ की गेम चल रहा है, एग्जैक्टली तो उनको कोई मतलब नहीं है। और एक फाइनल एक ऐड करता है, क्योंकि ये इंडियन कंटेक्स्ट है, ठीक है। हम लोग आज स्कैम्स, एल्गो स्कैम्स चल रहे हैं, ये स्कैम्स चल रहे हैं ना। एक स्कैम 2009 में हुआ था, एक बंदा आया था, बहुत सारे पॉलिटिशियंस का पैसा लिया। ये बंदा ऑप्शंस में ट्रेड करता था, 2009 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और नोवा में ये सेलिंग करता था, इंस्टीट्यूशनल लेवल टाइप सेलिंग करता था। 300-400 करोड़ का इसने पूरा वो किया था। ये क्या करता था, आज के समय पे हम इसको कहते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल बोलते हैं, मतलब एक ही स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट बेच दिया, तो वो बेचता था और पैसे कमा रहा, IVY से कोई मतलब नहीं है। वो अपने ब्रोकर को साल भर के 10 से 12 करोड़ कमा के देता था। ब्रोकर को ब्रोकरेज दे रहा है, इतना बनता है, इसलिए कोई ब्रोकर को मतलब नहीं है। और उसके 4-5 ब्रोकर थे, एक नहीं है, 4-5 ब्रोकर। वो बंदा अंधाधुन करता था, ऑपरेट नहीं, उसका स्कैम। आप सोचो इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का लिया, सबको लगा पैसा तो बना रहा है, एट द एंड मिल जाएगा, नाम पता चल जाएगा 2009। ये तो स्टोरी सुनी भी नहीं है ये और मजेदार है, किसी बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर में इसका जिक्र आपको मिलेगा, थोड़ा ऑनलाइन सर्च कीजिए। तो गाइस, पर डरना नहीं है, प्रमोटर का स्टेक अच्छा, प्लेजिंग नहीं होनी चाहिए, लोन कम होना चाहिए, अच्छे से बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, अपनी लर्निंग पे ध्यान दीजिए, किताबें पढ़िए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी लर्निंग पे ध्यान दीजिए। और मैं कहूँगा कि यूट्यूब आज के समय पे एक बहुत बढ़िया वरदान है, लर्निंग सोर्स है। आप लर्न कीजिए, बट वहाँ पर बताया गया, हो सकता है कोई स्टॉक एजुकेशनल के लिए बता रहा है, उस स्टॉक को उसके लिए मत खरीदे बिकॉज किसी अच्छे बंदे ने बताया है। बेसिकली टिप्स के लिए मत जाइए, लर्निंग मत जाइए, आप लर्न। अच्छा, अगर किसी ने बोला ये स्टॉक लेना, क्यों लेना है, वो आप देखो, वो सवाल करना जरूरी वो अपने आप से उससे सीख लो कि ये कैसे एनालिसिस अच्छा हाँ, इनके ये सही इसलिए जाते हैं क्योंकि ये ब्रेकआउट देखते हैं, ये मंथली ब्रेकआउट देखते हैं, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देख रहे हैं। ये चीज समझिए। फ्यूचर एंड ऑप्शन में तभी जाइए जब 2 साल आप कैश में बिता चुके हो। एग्जैक्टली। और फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आप, मैं खुद डेरिवेटिव ट्रेडर होने के बावजूद ये कहूंगा कि अपने आप को एक टाइम लिमिट दो। 5 साल तक अगर नुकसान में हो, सब कुछ ट्राई कर लिया, सीख लिया, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं यार, इन्वेस्टमेंट में आ जाओ। जिंदगी में आपके लिए कुछ और है, बेटर है, आपका स्टाइल अलग है। आप एक्टिव इनकम कहीं और से बनाओ और इन्वेस्टमेंट कर लो ना, कुछ बुरा नहीं है यार। जरूरी नहीं है T20 खेलो, कभी टेस्ट के महान यार, लॉन्ग बैट्समैन टर्म बन पे भी जाओ। आप बढ़िया बना सकते हो। हाँ। आप अगर अपने 15-20 साल के करियर में 15% की कंपाउंडिंग पे भी कैपिटल धीरे धीरे बढ़ा के अगर कर लेते हो, आप ट्रेडर से ज्यादा कमा लोगे। बिल्कुल। पर सबको कल के कल पैसा चाहिए, 21 दिन में पैसा डबल। एफएनओ में एक लाइन हम अपने व्यूअर्स को रोज बोलते हैं, अगर आपको किसी और से पूछना पड़ रहा है तो अभी आप एफएनओ के लिए रेडी नहीं हो, अभी आप कैश में सीखो। जब खुद का डिसीजन आप ले पाओ, उस दिन आप एफएनओ में जाओ। बहुत ही सही सजेशन है, क्योंकि आपको मौका नहीं मिलेगा किसी से पूछने का, आपका पैसा उड़ जाएगा। एग्जैक्टली। और फ्यूचर एंड ऑप्शन जितना अच्छा दिखता है, उतने जल्दी पैसे भी जाते हैं। बिल्कुल। और ये हम नहीं कह रहे यार, अब तो रेगुलेटर का रिपोर्ट आया है, 11 लोग, के बाद तो बहुत अब तो डेटा आ गया ना, बोलने के लिए अब बचा तो गया। डेटा आ गया है, 100 में से 11 लोग, तो आप समझ लो। तो ये सारी चीजें करो। सबसे अगर क्रक्स आज के इसमें लेना है, ऑपरेटर एक्टिविटी होगी, पहले भी थी आज भी है, इनसाइडर एक्टिविटी होगी, पहले भी थी आज भी थी। पैटर्न रिकॉग्नाइज करो, लर्निंग पे ध्यान दो, और जितना समय आप स्क्रीन के साथ बिताओगे, जरूरी नहीं है ट्रेड करो, स्क्रीन के साथ आप जितना समय बिताओगे उतना अच्छा आप बाजार को समझो। और मैं तो कहता हूँ एंड ऑफ डे एनालिसिस में ज़्यादा समय बिताओ, क्योंकि वहाँ कोई आपको बाइंग सेलिंग का पैनिक नहीं होगा। बिल्कुल, आप सोच पाओगे शांति से बैठ के। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अपने स्टाइल के हिसाब से आप ऑब्जर्व करो, एनालिसिस